तो लोग ये समझते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों इक्वल है। क्या डिफरेंस है बेसिकली दोनों में? उदाहरण के तौर पे अगर एसआईपी आप 5,000 रुपए महीने का कर रहे हैं 25 साल मान लीजिए, तो लगभग आपका 5,000 के हिसाब से 15 लाख रुपए जमा हो रहा है। आपको लगभग रुपए मिल जाएगा 25 साल के बाद। अगर लॉकडाउन के समय का किसी का पीरियड होगा तो वो 3-3.5 साल में दुगना हो गया था। वो इतना? हाँ, मेरा खुद का 3.5 साल में दुगना हुआ है। कितना पैसा ला लेते? अरे हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट भी होते हैं बहुत सारे, क्या कारण होते हैं? बेसिक 2-3 कारण बताओगे? गलती किसकी होती है? कस्टमर की पहले होती है। जैसे अब मान लीजिए आपका मैंने हेल्थ इंश्योरेंस किया, आपने तो आज बोल दिया कुछ नहीं है, आपने बीपी और शुगर छिपा लिया। तो उसके पहले ही मेडिकल करवा लेगा आदमी का, चलो पहले मैं मेडिकल करवाऊंगा, ये सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद इंश्योरेंस दूंगा। हाँ, तो ये हेल्थ होना इंश्योरेंस चाहिए। कंपनी वाले ही गड़बड़ कर रहे हैं सब लोग। नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन उसमें एक कॉलम होता है। हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। सबसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? इसका सेटलमेंट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, एकदम नंबर 1 पे। देखिए, नंबर 1 पे तो अब अगर देखा जाए उस हिसाब से तो अभिलेष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। तो फाउंडर्स टीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। बहुत टाइट शेड्यूल के बावजूद भी आप आए सर अभी यहाँ पे। सर, अगर कुछ करना है तो कुछ करने के लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा, और आप जैसे लोगों से मिलने के लिए समय निकले, ये अच्छी बात है। काम धाम तो अपनी जगह है, लेकिन आपसे मिले ये बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे डिस्कशन करते हैं सर इंश्योरेंस पे। आज भी इंडिया के अंदर इंश्योरेंस को ऐसा क्यों देखा जाता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा? देखिए, लोगों का ये मानना तो बहुत गलत है। आज के डेट में सब चीज़ों का अपना महत्व होता है। इंश्योरेंस पैसा डूबता नहीं है। जब हम नहीं रहते हैं तो वही इंश्योरेंस का पैसा उसके अकाउंट में जाएगा जिसके नाम से होता है। अगर मान लीजिए हमको अगर कुछ हुआ, तो हमारी अगर ज़मीन जायदाद अगर कुछ है, तो हमारा भाई या कोई भी हो सकता है ना मिले हमारी वाइफ को, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा हमेशा नॉमिनी को ही मिलेगा। इसलिए इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली राइट। बट सर जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है वो पॉलिसी तो बेच देते हैं, पर रिटर्न के नाम पे बात नहीं बोलते हैं कि रिटर्न करवाए, कुछ रिटर्न आएगा, यूलिप प्लान में अच्छा पैसा मिल जाएगा, 5 साल बाद इतना मिल जाएगा। उसकी सही इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। देखिए, जो बताते हैं वो थोड़ी-सी बात कमी है, लेकिन आप ये सोचिए, इंश्योरेंस कभी भी पैसा देने वाला काम नहीं होता है। मतलब ये जोखिम वाला काम है। आपकी लाइफ को अगर सिक्योर कर रहा है, वो कोई इन्वेस्टमेंट आपने वो नहीं किया कि मतलब कोई पैसा बढ़ाने वाला काम। पैसा मिलना ही मिलना है। अगर आप जैसे उदाहरण के तौर पे आप अगर टर्म इंश्योरेंस कर लीजिए, तो छोटे से पैसे में आपको लंबा सम एश्योर्ड मिलता है। बहुत ज़रूरी है। लोगों का ये मानना गलत है कि पैसा लगाने के बाद कुछ नहीं मिलता है। बहुत कुछ मिलता है। हम नहीं रहेंगे तो उसी से मेरा परिवार चलना है। कितना सम अश्योर्ड होना चाहिए एक आदमी का, मतलब टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए एक आदमी को? अगर जितनी कमाई है, अगर मान लीजिए मेरा 5 लाख का है कमाई, तो हमको 1 करोड़ का लेना चाहिए। 10 लाख का है तो 2 करोड़ का लेना चाहिए। हमेशा आगे की सोचना चाहिए, आज का नहीं सोचना चाहिए। आज के 20 साल बाद 1 करोड़ भी कुछ नहीं होगा। करेक्ट। आज अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं, तो कल 12 रुपए भी तो कमाएँगे। लेकिन इंश्योरेंस की जो मेरा प्रीमियम है, वो तो आज के हिसाब से रहेगा। आज थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, कल दिक्कत नहीं आएगी। कल का सोचें। इंश्योरेंस के अंदर यूलिप प्लान लेना बेटर रहता है कि गारंटीड प्लान लेना बेटर रहता है सर? सर देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर सही मायने में सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना सबसे बेहतर है, अच्छा, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस? मेरे हिसाब से। क्योंकि हम जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है ना, लोगों की जो सेवा होती है, वो पैसा कम देता है और कवरेज अलग होती है, अधिक होती है। हाँ। बाकियों में क्या है, सब सही है, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को टर्म इंश्योरेंस ही सबसे अधिक लेना चाहिए। पर आजकल लोग रिटर्न के झांसे में क्यों पड़ रहे हैं? मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है कि इन्वेस्टमेंट आप इंश्योरेंस करोगे तो आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई आईसीआईसी बैंक की कोई पॉलिसी है, एलीट प्लान करके 2-2 लाख रुपए आप जमा कराओगे और 5 साल में कुछ रिटर्न भी मिल जाएगा, इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगा। ऐसा कुछ है, मुझे आइडिया नहीं, बट ऐसा कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। आज देखिए, आज क्या हो रहा है कि जैसे 1 लाख रुपए किसी ने दिया, तो उसको 1 हफ्ते बाद ही 40,000 रुपए आ जा रहा है। ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि मेरा अपना, हम उसको एक पोर्टफोलियो जब बनाते हैं, तो हम बोलते हैं देखो भाई, अगर तुमको 1 लाख रुपए 12 साल दे रहे हो और ये 40,000 रुपया ज़िंदगी भर कंपनी देगी तुमको। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो पैसा कम है। लेकिन मेरा क्या कहना है, दोनों चीज़ को कवर करना है। आपको अपना रिस्क कवर भी कवर करो, और इससे पैसा कैसे बनाओ, वो 40,000 रुपया जो आ रहा है, उसको आप लगा दो सीधे-सीधे
एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगा दो, तो उससे क्या होगा, उस 40,000 रुपए से 25 साल के बाद लगभग उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए वहां से भी मिल जाएगा, रिस्क कवरेज भी चल रहा है और पैसा भी आ जाएगा। जब उसको सिस्टम से काम करेंगे तब तो सही है। अगर सिर्फ हम सोचेंगे कि इंश्योरेंस का जो पैसा आ रहा है उसी से काम करेंगे तो फिर बेकार है। फिर वही हम बोलेंगे, अगर वो नहीं करना है तो फिर टर्म इंश्योरेंस ले लो, बाकी जो पैसा बचता है एसआईपी में लगा लो। सही बात कह रहे हैं। लाइक मतलब अभी लोग बहुत सारे बहुत कमेंट में बोलेंगे या फिर ऐसा बात करेंगे कि 1 करोड़ रुपए सर क्या होगा 15 साल बाद 20 साल बाद। मैं तो ये कहता हूँ 1 करोड़ रुपए एटलीस्ट एक घर के डाउन पेमेंट जितना पेमेंट तो हो जाएगा। मान लो आज 1 करोड़ का घर है तो 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, कल को 10 करोड़ का घर हो गया तो 1 करोड़ रुपए तो डाउन पेमेंट देना पड़ेगा ना। सर मैंने अभी बोला ना कि आपकी आज तनख्वाह अगर 1 लाख रुपए है तो कल आपकी 1,20,000 होगी। जब 1,20,000 होगी तो उसको भी तो बढ़ा लो भाई। पहले 1 करोड़ का करवाए तो उसको बढ़ा लो, 2 करोड़ का कर लो। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वो भी तो बढ़ा लो अपनी। बीमा को अपने हिसाब से बढ़ाते रहिए, जो आपकी इनकम हो रही है उस हिसाब से बढ़ाइए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इतना कर लो कि पैसा ही न जमा कर पाओ, ये कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सिस्टम से काम करोगे तो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस यही सिखाता है कि आप सिस्टम से काम करो और आने वाले समय में आपको वो पैसा दे के जाएगा। तो लोग ये समझते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों इक्वल है। क्या डिफरेंस है बेसिकली दोनों में? देखिए एसआईपी तो सिस्टमेटिक प्लानिंग है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, निश्चित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर एसआईपी आप 5,000 रुपए महीने का कर रहे हैं तो अगर 5 × 12 × 25 साल मान लीजिए, एसआईपी का मतलब लॉन्ग टर्म, तो लगभग आपका 5,000 के हिसाब से 15 लाख रुपए जमा हो रहा है, तो आपको लगभग 1,60,00,000 रुपए मिल जाएगा 25 साल के बाद। आपने दिया क्या, 15 ही लाख रुपए। अगर आपको अधिक चाहिए, आप पहले का सोच के रखो कि आगे मेरे बच्चे को क्या है, तो उस हिसाब से 5 के 10 कर लो। टारगेट आपको निर्धारित करना है कि हमको कितना पैसा चाहिए। अगर आपको कोई मकान बनवाना है तो कितना चाहिए, उस हिसाब से आप एसआईपी शुरू कर दो। आजकल तो आप देखेंगे कभी भी म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा जमा कर दिए, 5 साल में दुगना हो जाता है। अगर लॉकडाउन के समय का किसी का पीरियड होगा तो वो 3 साढ़े 3 साल में दुगना हो गया था। होगा, हुआ है हाँ, तुमने? मेरा खुद का 3.5 साल में दुगना हुआ है। कितना पैसा ला लेते? देखिए, कभी भी जो जेंट्स होते हैं वो अपनी इनकम नहीं बताते हैं, ठीक है? जैसे लड़कियां अपना एज नहीं बताती वैसे ही। तो हाँ, लेकिन सचमुच ये मेरे साथ हुआ है, तो ये होना चाहिए और ये करना चाहिए लोगों को। बहुत बढ़िया। अगर बचत क्या होता है, हम लोग पहले गुल्लक रखते थे, ठीक है? तो उसमें 1 रुपए, 2 रुपए करते थे ना, आज क्यों नहीं करते हैं? मैं तो करवाता हूँ, आज भी मेरी बेटी से भी करवाता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। तो आज क्या होता है ना कि मेरे पास पैसा क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए तब हम म्यूचुअल फंड या एसआईपी में डालेंगे। नहीं, आपके पास 5,000 भी है, 2,000 भी है, आप हर महीने का निकाल दो, वो पैसा बढ़ जाएगा। अपने पास रखोगे नहीं बढ़ेगा। सही बात है। इस चीज को अगर कोई करेगा ना तो निश्चित है उसको कभी आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगा। बट जैसे मतलब आज भी एफडी और आरडी इस पे लोग टिके हुए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो क्या सही है एफडी आरडी या नहीं, करना चाहिए बिल्कुल नहीं नहीं है। करना चाहिए? वो उसको मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने ही पैसे को गला घोंटना होता है। एफडी में कितना मिलेगा? 6%। 6%। और म्यूचुअल फंड एसआईपी में कितना? 15%, 18% जाता है इतना? वो मिलेगा भैया। आप लॉन्ग ये टर्म गेम है सोचो, वरना। हाँ, अरे आप 5 साल पे भी देखोगे तो 5 साल में पैसा डबल हो जा रहा है। बैंक कभी नहीं डबल कर सकता है ना। हाँ, रिस्क है तो आपको पैसा भी अधिक मिल रहा है। रिस्क क्या है? मार्केट ऊपर नीचे होता है। हम तो चाहते हैं नीचे हो तो हम पैसा लगा दें ताकि मेरा पैसा और बूम हो जाए। करेक्ट। अगर हम वही पैसा लेट में लगाते हैं दिक्कत होगा। हम सोचते हैं घट जाए, कभी नहीं। आज जो चल रहा है उसमें लगा दो, आने वाले समय में आपका पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। उस सिस्टम से काम करें, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक आदमी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा दिखना चाहिए एक आम आदमी का? देखिए, अगर सही ढंग से देखा जाए तो 20% तो उसको निकाल देना चाहिए अपने जो भी कमा रहा है। सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए ताकि कभी भी हॉस्पिटल में आपका पैसा बर्बाद हो रहा हो वो ना हो। दूसरा, अगर लाइफ इंश्योरेंस में जाए तो मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आपका पैसा बचे। और इंश्योरेंस अपने लिए नहीं होता है, इंश्योरेंस हमेशा अपने परिवार के लिए होता है। हम जब तक रहेंगे हम कमा लेंगे, हम ना रहे तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये बहुत बड़ी चीज है। करेक्ट करेक्ट। हम तो गाड़ी का भी लोन है, घर का भी लोन है, तो मेरा परिवार चुकाएगा कहाँ से?
हम अगर नॉर्मली कोई भी इंश्योरेंस लें तो नहीं चुकता होगा, लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो चुकता हो जाएगा अगर बाई चांस हमने। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस करवाता भी है, गाड़ी भी खरीदता है, मकान भी लेता है, तो री इंश्योरेंस निश्चित करवाए उसका, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को उस चीज का भुगतान न करना पड़े और री इंश्योरेंस उसका पूरा का पूरा भुगतान कर दे। नहीं तो मालूम चला कि हमको 1 करोड़ रुपए मिला और वो जो हमने लोन लिया उसे में चुकता में चला गया, तो मेरा परिवार फिर वहीं पे आ जाएगा। इसलिए बहुत कम लगता है। जब हम कोई भी लोन लें तो री इंश्योरेंस करवा लें, बहुत फायदा होता है, बहुत कम पैसे में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस है मतलब, उसके बाद आज में के डेट में टारगेट। सबसे पहले मेरा तो कहना है, एक रोटी कम खाओ, पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, क्योंकि एक रोटी तभी बचेगा भैया जब आप हॉस्पिटल चले जाओगे तो आप वहां पे सब दे दोगे, पूरा बैंक बैलेंस तो खाली, आप करोगे क्या? सही बात है। एक रोटी कम खाओ ताकि वो आपका 4 रोटी का जुगाड़ बना दें। अरे हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट भी होते हैं बहुत सारे, क्या कारण होते हैं? बेसिक 2-3 कारण बताओगे? रिजेक्शन देखिए क्या होता है ना, कारण गलती किसकी होती है? कस्टमर की पहले होती है। जैसे? कस्टमर की क्या है? अब मान लीजिए आपका मैंने हेल्थ इंश्योरेंस किया, आपने तो आज बोल दिया कुछ नहीं है कुछ नहीं है, आपने बीपी और शुगर छिपा लिया। तो जब छिपा लोगे तो फिर आप तो डॉक्टर को बताओगे ना, तभी तो वो इलाज करेगा। आप वहां पे जाके बता दोगे कि हाँ हमको शुगर है बीपी है, आप यहाँ हमको शो नहीं किए, तो वहां कंपनी क्या करेगी? बोलेगी पहले बात तो आपने छिपाया है, वो नहीं चीज तो नहीं फिर करना पहले ही चाहिए। कंपनी ये कर लेना, कंपनी भी तो गेम खेल रही है। कंपनी आप जब हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है तो उसके पहले ही मेडिकल करवा लेगा आदमी का, चलो पहले मैं मेडिकल करवाऊंगा, ये सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद इंश्योरेंस दूंगा। हाँ, तो ये हेल्थ होना इंश्योरेंस चाहिए। कंपनी वाले ही गड़बड़ कर रहे हैं सब लोग। नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन उसमें एक कॉलम होता है। हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, ठीक? कस्टमर को ही नहीं पता ना। नहीं नहीं, अब हमने तो बताया कि साहब आपके पास कोई कोई भी कभी इसके पहले कोई ऑपरेशन हुआ है? नहीं। कोई बीपी शुगर? नहीं। तो छुपाया आपने। तो डॉक्टर को जाके आप बता रहे हो, तो ये भी तो समझो हेल्थ इंश्योरेंस तो डॉक्टर से ही शुरू होता है ना, डॉक्टर जो लिखेगा वही मान्य है। तो ये तो आप गलती करते हो ना, कंपनी नहीं गलती करती है, कंपनी देती है। लेकिन कंपनी भी चाहती है कि हम तो चाहते हैं कि आपको कोई ना कोई निकल जाए, हमको न देना पड़े। कंपनी जाती है ना साहब। बिल्कुल चाहते भाई, आपने गलती किया तो उसका फायदा कौन उठाएगा? कंपनी उठाएगी। ये नहीं होना चाहिए। कस्टमर को हमेशा अगर सही बता देगा, 2-3 साल बीत जाते हैं मालूम नहीं चलता है। करना चाहिए उनको, हर चीज बता के करेगा ना तो कंपनी भी देने में पीछे आप मान लीजिए शुगर बीपी बता दिया, अब तो 30 दिन के बाद से सब इंक्लूड कर रही है कंपनी पैसा लेके। पहले नहीं होता था, अब आपको अगर कुछ हुआ है उसको बता दीजिए, 3 साल के बाद कवर कर लेगी। 3 साल के बाद कवर कर लेगी। देना होगा तो पहले ही दिन से नहीं देगी, अगर नहीं देना होगा तो देना होगा, तो वो 3 साल के बाद देगी ना, आपको लिख के दे रही है। तो सच्चाई पे चलेंगे तो मिलेगा। कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस में छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल चीजें बहुत होती हैं। हम सोचते हैं छुपा ले जाएंगे, लेकिन वहां डॉक्टर तो पूछेगा, डॉक्टर को आप बता देंगे। इस वजह से सारी चीजें हमको सत्य बता देना चाहिए। मान लो किसी ने 1-2 बार भी सिगरेट पी हो या फिर 1-2 बार भी शराब पी हो कभी, और फिर वो नहीं बताए, और फिर उसको शराब या सिगरेट की वजह से कुछ बीमारी हो जाए, तो भी नहीं क्या कम मिलेगा, है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसा बताना पड़ेगा कभी मैंने पी थी। हाँ, कभी पी थी, उसमें लिखा होता है। आपने कितनी बार, मतलब कितनी बार करते हैं? कभी कभी, रेगुलर। तो रेगुलर अगर करते हैं तो कंपनी कभी नहीं देगी आपको, इंश्योरेंस ही नहीं देगी। अच्छा। क्योंकि मालूम है कि जब पहले से ही वो बीमारी लेके चल रहा है तो हम क्यों देंगे उसको? भाई कंपनियों को जब फायदा होगा तभी आपको देगी। और ये सोचिए ना, आखिर लाखों लोगों को तो मिल ही रहा है, हम्म। कुछ लोगों को नहीं मिलता है, वो कमी होती है। हाँ, लेकिन आजकल क्या है ना, कंपनियां थोड़ी सी चालाक हो गई हैं कि क्वेश्चन करती हैं, वो भी गलत है। जो डॉक्टर लिख रहा है उसको तो सत्य मानो, जब आप उस चीज पे मानते हो। तो कंपनियां भी, कुछ कंपनियां गलत करती हैं, जैसे उनको नहीं कोई कोई करना कंपनी चाहिए। का नाम लोगे क्या? नहीं, नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए सारी कंपनियां अच्छी हैं, सारे लोग अच्छे हैं। हमको अपना सोचना है कि हम क्या ले रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन पे ज़्यादा ट्रस्ट करें कि एजेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट करें? मेरे हिसाब से एजेंट पे ट्रस्ट करना क्यों अच्छा है? अब मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे कोई रात के 2 बजे भी फोन करेगा तो मेरा फोन उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत अगर खराब हुई तो वो बता के नहीं खराब होगी। तो आप किसको फोन करेंगे? ऑनलाइन वाले को कभी नहीं उठाएगा। लेकिन अगर एक एजेंट को फोन करेंगे तो वो उठाएगा, लेकिन एजेंट भी अच्छा होना चाहिए।
मार्केट में उसका नाम होना चाहिए। मैं अगर कभी विदेश भी जा रहा हूँ, तो मेरा एक मोबाइल हमेशा 24 घंटे ऑन रहता है। पहले नहीं होता था। जब से हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में आया तब से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। आज मेरा एक कस्टमर अभी अभी एडमिट है मेदांता में। एक कस्टमर परसों का एक्सीडेंट हुआ था, मैं सीधे उसके हॉस्पिटल गया, उसको सारा चीज़ क्लियर किया, हो गया। सर्विस देना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो भी करे, बिना सर्विस के कभी नहीं वो संभव है। तो ऑनलाइन चल कैसा रहा है फिर? ऑनलाइन इतनी बड़ी-बड़ी ऑनलाइन सेल इतना मेरे बड़ी हिसाब से गलत। इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन रही है सर? बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम आ गए हैं। हाँ, चीटिंग करके बन रही है क्या? चीटिंग कोई नहीं करता है। भाई उनके पास बंदे होते हैं, पढ़े-लिखे मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, जो सिर्फ़ बात करने से ही काम कर लेते हैं। वहाँ पे भी काम होता है। वहाँ पे मतलब भाई आपका सपोर्ट अगर करना होगा ना, देखिए अगर आपको मालूम नहीं है और आपको कुछ हो गया, तो आपकी वाइफ़ को समझ में नहीं आएगा क्या करें। और हम क्या बोलते हैं, आप अपना तो मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कीजिए और वाइफ़ के भी मोबाइल में सेव कीजिए और उसको भी मालूम होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है। बहुत बड़ी बात है। फ़ोन करिए, सर्विस मिलेगा। बट ये तो कैशलेस फैसिलिटी है ना आपके पास, तो कैशलेस कार्ड देते हैं, आप हॉस्पिटल में जाओगे और वहाँ पे आपका देख लेंगे फ़ॉर्मेलिटी कार्ड। बहुत सी होती है। हम अगर उस चीज़ को समझेंगे, तब उसको कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जैसे जो मेदांता में एडमिट हुए, ठीक है ना? उनका कोई दिक्कत नहीं था, उनको रिजेक्ट कर दिया। अभी की बात कर रहे हैं, अभी मेरे पास है, रिजेक्ट क्यों कर दी? रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने मेल लिखा कि रिजेक्शन का कारण जो था, ये आप फिर से उसको कीजिए। फिर हॉस्पिटल को मैंने बोला इसको भेजिए, भेजा, फिर हो गया। मतलब ये तो मेरे को डर लगता है, मतलब लें कि नहीं लें इंश्योरेंस, मतलब नहीं लेंगे तब भी काम नहीं होना होगा। देखिए, लेना तो ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और बाकी जो चीज़ है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका भी मैं करूँगा तो 100% गारंटी के साथ करूँगा। जो कंपनियाँ होती हैं ना, उसमें एक सबसे बड़ा सिस्टम क्या होता है, आप जिस कंपनी का काम कर रहे हैं, उसका अगर पोर्टफोलियो बड़ा कर लीजिए, तो कंपनी आपकी बातें सुनेगी। हुँ, छोटा रहेगा तो वो भी नहीं सुनेगी। आप किसी भी संस्था में काम कीजिए, जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी बात सुनवाई होगी। सही बात है। नहीं काम करेंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हुँ, मतलब आपके अगर आप एजेंट हो और आपके पास 2-4 ही कस्टमर है तो आपकी कंपनी बात नहीं सुनेगी। बिल्कुल सही अगर बात आपके है। पास 500 कस्टमर है तो कंपनी आपके साथ थोड़ी दूर हाँ, जाएगी। तो हम वो काम करो ना, जो कंपनी सुने तो हम पहले से ही सतर्क रहें, हम और अच्छा काम करें। जब अच्छा काम करेंगे तो मेरे पास कस्टमर बेस भी होगा, सर्विस भी अच्छी देंगे। सबसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनी कौन-सी है? सबसे बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी कौन-सी है? जिसका सेटलमेंट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, एकदम नंबर 1 पे? देखिए नंबर 1 पे तो अब अगर देखा जाए उस हिसाब से तो स्टार हेल्थ भी है और गैलेक्सी इस समय, दोनों का इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोनों अच्छी है, कंपनियाँ सब अच्छी होती हैं, एजेंट के ऊपर भी होता है कि वो कितना दबाव डाल सकता है। सब कंपनियाँ अच्छी है तो कोई कंपनी खराब नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर कितनी पकड़ है, वो मायने रखता है। अच्छा, आईआरडीआई क्या रोल है, मतलब असली रोल कंपनी को प्रोटेक्ट करना है कि कस्टमर को प्रोटेक्ट करना है? कंपनी का नियम है कि जो प्रोडक्ट हर कंपनियाँ बनाती हैं, उसको वो देखती है कि कस्टमर के हित में है कि नहीं है। अगर वो हित में नहीं होता है तो क्रॉस करके उसको बोलती है आप सही करो। आईआरडीए का बहुत बड़ा रोल है। अभी आप देख लीजिए, हम लोग हमेशा लिख रहे थे लेटर कि जीएसटी कम हो जाए। जीएसटी कम हो रहा है? हो गया, खत्म, बहुत बड़ी बचत हुई, लेकिन कंपनियों को नुकसान हुआ और कंपनियाँ बोल रही हैं कि अब रेट बढ़ाएँ, क्या करें? क्योंकि कंपनी को जो हम लोग देते थे जीएसटी, वो कंपनी को सरकार मतलब कुछ करके उन्हीं को फ़ायदा होता था। इंश्योरेंस कंपनियों को भी फ़ायदा होता था। लेकिन कंपनी ने मतलब सरकार ने उसको पूरा हटा दिया 18%, कंप्लीट खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। 0% हो गया, मतलब 100 ये रुपए का 100 बहुत रुपए में अच्छी बात मिलेगा। है। देखिए, अगर नहीं भी हटता, तो मेरा तो यही कहना था जो 60 साल के ऊपर वाले हैं, उनका तो हटना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बेचारे रिटायर हो गए, वो अपना चलाएँगे कि हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उस समय रेट भी बढ़ जाता है ना, करेक्ट। तो वो बेचारे देंगे कहाँ से? इसलिए उनके लिए ज़रूरी था, लेकिन सबके लिए बहुत ज़रूरी था। सरकार को अगर हम टैक्स देते हैं, सरकार कुछ तो हमको फ़ायदा दी। मोदी जी की, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद कि मतलब वो काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा समय तो लगता ही है, करेक्ट। थोड़ा समय लगता है। अब हमको भी अगर किसी पोस्ट पे दे दिया जाए, तो हम जाते-जाते नहीं सँभाल सकते हैं, उसको समझने में समय लगता है। और आज जो सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने भी लेटर लिखा
अभी हम टेंट एसोसिएशन के यूपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग ने एक चीज़ लिखा कि मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यही पे एक गलत है सिर्फ़ कि उसके ऊपर 18% का टैक्स, एक शादी पे 18% का टैक्स। अगर मेरी बेटियाँ हैं, अभी मेरी बेटी जा रही है पढ़ने, उसके में बहुत पैसा लग रहा है। अभी एक कोच्चि गई पढ़ने के लिए, एक जा रही है इंग्लैंड पढ़ने के लिए। दोनों में अच्छा खासा पैसा लग रहा है, जितनी पूँजी हम दे रहे हैं। अब उसके बाद शादी करेंगे फिर टेंट का पूरा सामान सब चीज़ करने में अगर हम बिलिंग करें, तो उस पे 18% टैक्स। ये नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें कॉर्पोरेट पे लगा हुआ है, अभी कॉर्पोरेट पे लगा है, वैसे ही उसमें भी कॉर्पोरेट पे लगा दीजिए। बाकी शादियों पे जितनी आपकी धार्मिक चीज़ें, उस पे बिल्कुल हटा देना चाहिए। मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ बात की थी इस बारे में, बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने बोला था कि मतलब इनकम टैक्स ही हटा देता पूरा। हमको समझ में आता था छोटा-सा देश दुबई, वहाँ टैक्स फ्री। यहाँ पे टैक्स लगाओ भैया, ठीक है आपको सरकार चलानी है, सब कुछ यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है। अभी राइजिंग इंडिया है तो चलना है, लेकिन टैक्सेशन अभी जैसे इन्होंने कम किया वैसे हम लोग बोले कि चलिए 5 ही % कर दीजिए, उसमें होना चाहिए। अब आपकी बेटी की शादी होगी और अगर 10 लाख का बिल बन गया, तो आप सोचिए कितना पैसा 18% के हिसाब से दे देंगे? नहीं हो पाता है। आप किसी नेता को पूछ लीजिए, किसी भी अधिकारी को पूछ लीजिए, उनके यहाँ शादी होता है, टैक्स देते हैं क्या? वो तो कुछ नहीं देता, कुछ उनका तो नहीं करोड़ों देते हैं। रुपए है ना सर। तो फिर ये बताइए ना हम आम जनता से कैसे क्या करें? हम लोग बड़े मतलब एक तो रिलेशन खराब होता है। टैक्स का पैसा माँगने पे रिलेशन खराब हो अरे यार! ये क्या? तो ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी को इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए। हमने अभी पूरे यूपी से लेटर भिजवाया है। मतलब पूरे हम 75 जिलों से लेटर भिजवाए कि मतलब कुछ तो सोचें। लेकिन हम लोग सोचे इसमें कुछ होगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। छोटी-छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं सर, हम इतना बड़ा मुद्दा कहाँ ही सँभालेंगे? सरकार को सँभालना चाहिए सारी चीज़ें। अब देखिए अगर नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ तो हमको भई हम अगर उस पद पे हैं, हमको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है, तो हम उस पद के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ही, भले हमको दिल्ली में जाके धरना देना पड़े, वो भी करेंगे। धरने से काम बनता है क्या सर आज भी? आज के टाइम पे भी धरना जाके देंगे और भाई सरकार बात देखिए, सुन लेगी। बात तो सुनना पड़ेगा, कोई न कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। हम लोग कोई नेता नहीं हैं, हम तो एक व्यापारी हैं। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम मोदी जी के भक्त हैं। भक्त क्यों बन रहे हो? मतलब क्या रीज़न है कि भक्त बनना है? देखिए, काम तो कर रहा है बंदा, अब नहीं बनारस वो से सब ठीक मतलब है सर, काम तो जैसे मान लो बहुत लोग करते हैं, सब करेंगे काम। पर वो एक जो आपने बात बोली मेरे को थोड़ा समझना है ये मानसिकता, अपन पॉडकास्ट कुछ और कर रहे थे, कुछ बहुत बात और कोई निकल गई, दिक्कत बट ये भक्त वाली बात क्यों करते हैं कि हम भक्त हैं? भक्त तो देखिए, भगवान के होते हैं। नहीं वो हम अगर वैसे देखा जाए तो हम उनको भगवान ही मान लेते हैं। क्यों सर बट? बड़े ईमानदारी से काम करते हैं अभी तो और आप बोल रहे अगर हो कि मैं धरना देने जाऊँगा। नहीं धरना अभी किस आप लिए? बोल रहे हो कि वो नहीं, ईमानदारी से बाकी काम कर। चीज़ों पे किया उन्होंने, बात सही है, आपकी बात सही है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब धरना देना भाई मेरा अधिकार है और मैं 75 जिलों का अगर मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो सबकी बातों को पहुँचाना मेरा काम है। मैंने लेटर के थ्रू पहले भिजवाया। अगर वहाँ नहीं सुनवाई होगी, हो सकता है उनके पास लेटर ही ना पहुँचा हो मेरा। यहाँ तो अधिकारी सब गायब कर देते हैं ना, अधिकारी गायब कर देते हैं, कौन इतने पचड़े में पड़ेगा? ये हो सकता है उनके पास ना पहुँचा हो, ये सत्य बात है। हम लोग लेटर जो भेजे वो अधिकारी नीचे-नीचे गायब कर देगा, उनके पास वही चीज़ें पहुँचती हैं जो क्रीम होती है। आप कभी भी देख लीजिए, अगर किसी शहर में जाता है कोई भी, तो सड़कें तब बनना स्टार्ट होती हैं, पहले नहीं बनती हैं। लेकिन गडकरी जी इस समय लगे हुए हैं और सचमुच ऐसा नेता नहीं मिलेगा। वो इतनी ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, सचमुच हैं, बट उन्होंने बोला था 2024 तक पूरा इंडिया की सड़कें अमेरिका के बहुत बराबर हो अच्छी बात है, जाएगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अब आप जानते हैं जब हम बाहर जाते हैं ना, तो हमको बड़ा अच्छा लगा एक चीज़ कि पहले जाते थे तो इंडियंस को किनारे कर दिया जाता था। आज इंडियंस को क्या किया जाता है मालूम है? तीसरे चौथे नंबर पे लाइन में बुला लिया जाता है। बुलाते हैं? हाँ, हम लोग को बड़ी खुशी हुई तो हम लोग ने भी जिंदाबाद। तो ये बड़ा गर्व महसूस होता है। हम बहुत जगह गए हैं, उस समय और आज में बहुत अंतर है। चलो ठीक है, वापस ज़रा हम बैक टू पवेलियन आते हैं, अपने पॉलिसी पे आते हैं। मुझे बताओ कि मतलब एक आदमी जब पॉलिसी चूज़ करता है तो ऐसा क्या क्राइटेरिया देखिए कि कंपनी, इस कंपनी को चूज़ करना है, इस कंपनी को चूज़ करना है? हाँ, ये
देखिए, एक तो होता है जैसे हम अगर एजेंट हैं, तो मेरा काम है कि आपको ईमानदारी से बताना, कभी टोपी नहीं पहनाना, क्योंकि इसमें टोपी नहीं पहनाया जाता है। आज मैं सबसे बोलूँगा कि अगर ग्राहक बनाओगे, तो काम बढ़ेगा। ग्राहक एक बार अगर आपसे टोपी पहना दिया आपको, तो कल क्या होगा? एक दिन में खाली नहीं होना है ना, आप लॉन्ग टाइम जाओ। आपको काम अगर करना है अच्छे से, तो आपसे ईमानदारी से अगर सब कुछ करेंगे, सब चीज़ ईमानदारी से बताएँगे और आपके लिए खड़े रहेंगे, तो काम अपने आप बढ़ेगा। मैं जिस-जिस कंपनी का काम करता हूँ, मुझे अभी 6 साल हुए हैं और 6 साल में मैंने उस मुकाम पे पहुँचे हैं, जो अभी 15 साल से लोग कर रहे हैं, नहीं पहुँच पाए हैं। मैंने एक ही चीज़ समझा है, आपके साथ बेईमानी नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है और आपके साथ खड़े रहना है। करेक्ट। आपको अगर दिक्कत आई है, तो उस दिक्कत में पूरा का पूरा साथ देना है, नहीं तो काम करना बेकार है। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर? जब से आप काम कर रहे थे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? माइंडसेट चेंज करना? अभी आपसे बात करते-करते आप बहुत भावुक हो गए ऐसा लग रहा है। छोटा-सी कन्वर्सेशन में हम बहुत बड़ा पॉडकास्ट कर सकते थे, पर आपको जाना भी है। हाँ, तो लेकिन अच्छा लगा कि मतलब आपके साथ एक क्वेश्चन आंसर का जो है ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा है और हमको लग रहा है 2-4 घंटे हम कर हाँ, सकते हैं। हम पहली बार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बार किए, हम पहली बार किए और जब मैं आ रहा तो वही सोच रहा था कैसे करूँगा? हाँ, लेकिन आपका जो नेचर है ना, वो बड़ा अच्छा लगा। ये दिल को छू गया और जो आज के डेट में है, सबसे टच होना। हुँ, अब अब आप एक सिंपल सा सोच लीजिए कि बड़ी-बड़ी कंपनी अपना प्रचार करती हैं, तब जाके उनका नाम ज़बान पे रहता है। हम ऐसा क्या करें कि लोगों के दिलों में रहें, हम ये काम करते हैं। तो भाई हम बहुत पैसा तो खर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज में फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, इस पे हम फ्री में प्रचार तो कर ही सकते हैं। एक-दूसरे से कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा सुबह-सुबह 2 घंटे लगते हैं खाली ऐड करने में, मतलब एक-दूसरे को फ़ोन करने में और उनका हाल-चाल लेने में। डेली का 2 घंटा सुबह लगता है। अगर हम एक-दूसरे से कने और मेरे कस्टमर पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं। इसको ऑटोमेट कर दो ना बढ़िया तरीके से आप। इसको ऐसा ऑटोमेट कर सकते हो कितना शानदार तरीके से कि आपने एक मैसेज डाल दिया रोज़ सुबह-शाम। किसी को तकलीफ होगी, मतलब हाय, हेलो, क्या हाल है? एक मैसेज डाल दिया गुड मॉर्निंग का, ऑटोमेट चला जाएगा हज़ारों लोगों को। जाता है, पर और एक वापस मैसेज 5,000 भी आ लोगों को जाएगा। 5,000 लोगों को मैसेज जाता है। हाँ, उनकी तकलीफ आएगी तो रिकॉर्ड भी हो जाएगी वो। वो नहीं वो तो अभी नहीं है, उसको आपसे सीख लेंगे। लेकिन ये चीज़ मतलब हम जो ऐड करते हैं, हम डेली व्हाट्सएप पे और फ़ेसबुक पे जो डालते हैं, उसके साथ-साथ फ़ोन भी करते हैं। एक-दूसरे से टच में बने रहें। हो सकता है आजकल क्या है, भैया आप तो हमको याद ही नहीं करते यार। करेक्ट, सही बात है। तो याद करना भी बहुत ज़रूरी है। समय-समय पे उनसे बात करना ज़रूरी है। समय-समय पे उनको गिफ्ट भी देना ज़रूरी है, ताकि भाई को याद करते रहो। तो वो एक भाई ऐसा चीज़ होता है जो एक-दूसरे से कनेक्ट वो रहेंगे। चैलेंज वाली बात बताई नहीं आपने, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपको? चैलेंज तो है, क्योंकि आज एजेंट की जो संख्या है ना, लाखों में है। अगर एक एजेंट एक भी काम करेगा, तो लाखों में हो जाएगा। तो हमको समस्याएँ कहाँ पे होती है, अब वो जिसको ज्ञान नहीं है, वो कुछ गलत बताया और हम उसके पास जाते हैं, तो हमको सही बताने के लिए बहुत दिक्कत होता है। गलत वाला ज्ञान जल्दी आ जाता है, सही वाला ज्ञान थोड़ा देर से जाता है। देर से नहीं, वो आता ही नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है उसको। अगर किसी को बोल दिया जाए कि भैया वो जूस की दुकान है और वो दारू की दुकान है, तो दारू पे जल्दी चला जाएगा, जूस वाले पे जल्दी नहीं जाएगा। वही काम है, हम अगर कोई चीज़ सही बता रहे हैं, तो वो लगेगा अरे यार! वो तो बता के गया है, सही बता रहा है। तो उसको विश्वास दिलवाते हैं कि अगर आपको ये चीज़ गलत हुआ, तो 1 साल का प्रीमियम मैं जमा करूँगा। बताओ, इतनी बड़ी बात बोल दी आपने। तो मैं एकदम बिल्कुल डंके की चोट पे करता हूँ कि अगर मेरा चीज़ गलत हुआ, तो मैं 1 साल का प्रीमियम मैं जमा करूँगा, चाहे आपका 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, कुछ भी हो, मैं जमा करूँगा। तो ये दिलवाना पड़ता है और अगर ज़बान खराब हुई, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पहला-पहला बार एक इंस्टेंट मतलब एक याद आ गया, हम शुरुआत किए थे, मुझे भी ज्ञान थोड़ा कम था, 6 महीना हुए थे, तो कंपनी बोलती है कि कुछ चीज़ें 2 साल तक नहीं मिलती हैं, ये आईआरडीए का नियम है, तो हमको वो ज्ञान नहीं था। तो मैंने एक अपने कस्टमर से बोला, कस्टमर ने फ़ोन किया कि भैया हमको ये पेट में दिक्कत हो रहा है, स्टोन हो गया है।
हम बोले जाइए सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बहुत बड़ी है, दे देगी। मुझे ये नहीं पता था कि 2 साल के बाद मिलता है स्टोन का, अभी उसको 6 ही महीना हुआ था। अब वो गया तो कंपनी ने लिख दिया ये आपको नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा। मेरे पास फ़ोन आया, तो हम बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। हम बोले कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए हॉस्पिटल में पैसा दीजिए, उसके बाद आप हमको बिल दीजिएगा, पेमेंट आपका हो जाएगा, कंपनी से ही करवाएँगे। मैंने क्या किया, 49,000 का उसका बिल था। मैंने उसको मँगवाया, उसका चेक और सारा चीज़ मँगवा के मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जब वो बंदा देखा ये तो अभिलेष वर्मा के नाम से हो रहा है, पैसा आया है, तो उन्होंने फ़ोन किया, भैया ये तो कंपनी ने दिया नहीं, आपने दिया है। मैंने बोला सर मैंने ही दिया है, मेरी गलती थी इस वजह से दे रहा हूँ। बोले अरे नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, आप पैसा वापस ले लो, ये हो जाता है। हम बोले नहीं, आपसे पैसा अगर लेंगे तो मैं सीख नहीं पाऊँगा। आप पैसा रखिए, मैं ये सीखने का मतलब पढ़ने का ये मैंने आपको दिया है। मैंने नहीं लिया, उस दिन से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। अगर वो पैसा मैं ले लेता ना, फिर नहीं सीखता। मैंने सीखा, पैसा दे के सीखा, उसके बाद से आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। एक छोटा-सा सवाल है सर, लॉयर जो होते हैं उनका केस जल्दी रिज़ॉल्व हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी एक जस्ट पॉडकास्ट किया था एक लॉयर के साथ, उन्होंने बोला कि हमको पता है तो चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो क्या किसी एजेंट का बिल भी जल्दी पास हो जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? नहीं। मुझे हुआ था डेंगू, मैं एडमिट हुआ, पहली बार में रिएक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय 80,000 प्लेटलेट था, ठीक? उसके बाद फिर मैंने वहाँ से डॉक्टर को बोला कि आप फिर से भेजिए कि मतलब इनको ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ें हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए मैं खुद एजेंट होने के बाद नहीं हुआ था, लेकिन मैं उसको सही-सही तथ्य बताया गया, हो गया। कंपनी को लगता है कि कहीं आप कंपनी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। कंपनी एक बार चेक करती है, ठीक है। तो मेरा भी काम है कि सही-सही जानकारी उसको दे देते हैं तो हो जाता है, हो गया। कंपनी को वहाँ पे नहीं मालूम कि हम एजेंट हैं या कस्टमर हैं, उसको भी नहीं पता होता है, क्योंकि वहाँ पे कोड नहीं लिखा होता है, नाम जाता है। तो वो जो पैनल होता है, उससे एजेंट से नहीं मतलब होता है। एजेंट का पैनल अलग होता है जो हमको जानते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो हमको नहीं पहचानते हैं। तो इसलिए ठीक है, कंपनी अपना काम करती है, हमको अपना काम करना है, ईमानदारी से करेंगे और 100 में हो सकता है 1 केस रिजेक्ट भी हो सकता है किसी कारणवश। चाहे मेरी गलती हो, चाहे उसकी गलती हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं 99% मेरी तरफ से गलती ना हो। हम बहुत जल्दी-जल्दी में रहते ज़रूर हैं, लेकिन सब चीज़ सीखते हुए आपसे पूछेंगे निश्चित, क्योंकि हम वो चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर। अभिलाष जी, आपने इस पॉडकास्ट में अपनी गलती कमिट करके बताई कि मैंने गलती करी थी, उसको पैसा रिफंड किया। उसी में आपको बहुत बड़ा सलाम है मेरी तरफ से। देखो, समय की सीमा है, आपको जाना भी है। मैं एक बात से इस पॉडकास्ट को एंड करता हूँ कि लिटरली मैं जब भी किसी एजेंट के साथ मिलता हूँ ना, और ख़ासकर इंश्योरेंस एजेंट के साथ में, इतनी मेहनत करते हैं सर वो, मतलब मेरे को टेंशन हो जाती है कि मैं लाइफ में कब मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरा तो एक बहुत बड़ा सलाम है सब लोगों को कि इतनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि कस्टमर की देखभाल करना, पूरे 24 घंटे अवेलेबल रहना, उनसे बात करना, उनकी हेल्प करते रहना कंटिन्यू, वो भी छोटे सी मार्जिन होता है, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाते, फिर भी कंटिन्यू लगे रहते हैं। तो एक तो पहली बात तो कंपनियों को भी एजेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, और मेरा तो सल्यूट है सर, देखिए, बहुत मेहनत हम करते एक ही काम तो करते नहीं हैं। मेरा टेंट का भी काम है, रेस्टोरेंट भी है, उसके बाद ये है और तीनों क्या है सर्विस, तीनों सर्विस है। अगर एक काम खराब हुआ, तो तीनों पे इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए हमको सब चीज़ पे अगर हम किसी शादी पार्टी या किसी भी वहाँ पे भी रहते हैं, तो मैं बैठता नहीं हूँ। मैं वहाँ पे भी जाके 3 काम करता हूँ। एक तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ करता रहता हूँ। मुझे बैठने की आदत नहीं है। दूसरा, मैं वहाँ भी कस्टमर खोजता रहता हूँ। हर जगह कस्टमर लोग ये गलत नहीं बोलते हैं कि मार्केट में पैसा उड़ता है, पकड़ने वाला चाहिए। सही बात है। सचमुच ये बात सत्य है जो लोगों ने कहा है कि मार्केट में पैसा उड़ता है, निश्चित 101% है और मार्केटिंग करने वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हम्म। आप अपने से सत्य पे चलिए, ईमानदारी से काम कीजिए, कभी आप पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। बहुत बढ़िया अभिलाष सर, बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत और धन्यवाद और कभी आप बनारस आइए
और बनारस में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं आपको और अपने रेस्टोरेंट में आपको एकदम बिल्कुल झक्कास सा कुछ खाना खिलाते हैं। बिल्कुल आता हूँ सर मैं। हाँ। थैंक यू सो मच सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके।